नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है बाबू, आखिर आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, इसकी पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो किसी भी आइसोलेटेड एटम को, ज्यादातर क्या रहता है वो मेटल ही रहता है, मेटल क्या नॉन मेटल भी यूज होता है, यानी किसी भी आइसोलेटेड एटम को आयन में बदलने में मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करने में जो भी एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड एटम कहने का मतलब क्या है, तो उसका जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका भी हो वो क्या हो, अलग हो। ठीक है, तो जानते हैं कि कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो जी जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो सब अलग अलग सेल में रहते हैं। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले यदि वो आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड है तो उसका सिचुएशन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, किस स्टेट में हो जाएगा बाबू, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई भी एटम यदि सारे साथ हैं, सॉलिड क्या बनता है, ग्रुप ऑफ एटम ना, यानी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल के कोई हम क्या कहते हैं बाबू, सॉलिड कहते हैं। मगर गैस क्या रहता है, गैस अकेले अकेले भी रह सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी आयोनाइजेशन एनर्जी होगा तो मेटल के किस स्टेट में रहेगा, वो मेटल गैसियस स्टेट में रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए पहले तो सबसे पहले कोई हम एटम ले लेते हैं। ठीक है, तो जो एटम है किस स्टेट में रहेगा बाबू, गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में, इससे क्या हो रहा है, इसमें कोई हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगाए। ठीक है, जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी लगाए तो क्या हो जाएगा, ये जो एटम है क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या हो जाता है बाबू, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ठीक है, तो फर्स्ट बार में क्या हुआ, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है। ठीक है बाबू, यदि एक बार यदि हम एनर्जी लगाए हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वो आखिर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी आखिर होता है, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी से कोई भी सेल से यदि हम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का लास्ट सेल है। ठीक है, तो लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भेजना है, इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, तो इंफिनिटी का मतलब नहीं कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यहाँ पर यदि एटम में यदि पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इंफिनिटी का मतलब क्या हो जाता है, 2 सेंटीमीटर भी क्या हो जाता है, किसी भी एटम के लिए क्या हो जाता है, वो इंफिनिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इंफिनिटी का मतलब यह समझिएगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कब रहेगा, जब किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हमें क्या कहां भेजना है बाबू, इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, अब सवाल उठता है, यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यदि एक इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो एक एनर्जी लगी। ठीक है बाबू, तो पुनः हम कर दें क्या, कि पुनः हमने इस बार हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। किसी एटम से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना बाबू, ये भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले निकला है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे बाबू, फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें लगेगा। जैसे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही निकला है, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने का सिंबल है। ठीक है, और पुनः होगा क्या 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, 3 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, m प्लस 2 ही है ना, प्लस से ये भी गैसियस स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, इस बार भी आयोनाइजेशन एनर्जी लगा दीजिए, इस बार क्या हो जाएगा, +3, ये गैसियस स्टेट में, और पुनः इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बाबू, निष्कासन होगा। ठीक है, तो तीनों स्टेप देखिए, तो अब कहेंगे कि क्या एक बार क्या हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से, ये बहुत रेयर केस है बाबू, किसी भी एटम से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब समझिए कि आप उसके न्यूक्लियस में खींचिए। यदि कोई भी एटम है, यदि किसी भी एटम से यदि आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो समझिए कि वो फिर एटम नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, मगर ये हमें पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्न
तब सवाल उठेगा किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, फर्स्ट बार में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, कि सेकंड बार में होगा, कि थर्ड बार में होगा। ठीक है बाबू, देखिए कि आप एक छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कोई हम जैसे मेरे क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, जो उसका फर्स्ट डे आता है, तो जैसे ही अपना सत्या कोई किसी का पेन लेकर के चला गया। ठीक है, तो पहला दिन तो आप किसी का भी पेन लेकर के चल जाएंगे। ठीक है, पर क्या रोज रोज पॉसिबल है? उसी तरह से इसमें भी है। क्या हुआ कि पहला बार तो हम इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिए कुछ एनर्जी देके, मगर दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे हम लेने के लिए आए, तब क्या हो जाएगा, एक है कि नहीं, अब इसने क्या कर दिया, ज्यादा एनर्जी का मांग किया। ठीक है, तो दूसरा यदि इलेक्ट्रॉन लेंगे तो और ज्यादा एनर्जी लेंगे, यदि तीसरा हम इलेक्ट्रॉन इसमें ले रहे तब और ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है बाबू, तो यहां से क्या बन जाएगा कि I1 I2 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और I3 मतलब क्या हो जाएगा, जो तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू क्या, सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर ट्रिक कहते हैं। ठीक है, कि लगातार किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होता है। ठीक है बाबू, चलिए अब आइए आगे। तो क्वेश्चन दिमाग में कौन रहा हो, आखिर हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे कैसे। ठीक है बाबू, तो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 इसका तो आसान है, आप इसमें कोई भी जो भी फॉर्मूला सर्कुलेट करो उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है बाबू, और यदि इससे आगे के एटम के निकालने के लिए अभी कोई भी परफेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं आया है जिससे पुट करके आप डायरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बेटर चीज होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है हमें याद करना पड़ता है। ठीक है बाबू, तो 1, 2, 3 के लिए कोई जो बोर्ड में पढ़े थे क्या, -13.16 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और क्या होता था Z²/N², इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी लगभग किसके लिए 1, 2, 3 के लिए इस पर पुट हो सकता है। ठीक है बाबू, नहीं तो एक और फॉर्मूला करता रहता है क्या, कि एटॉमिक नंबर -1 S² गुना -13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला से हम 1, 2, 3 तक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे के निकालने के लिए अभी कोई एक्चुअल फॉर्मूला नहीं, सब क्या है एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही बताया गया है किसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब सवाल उठता है कि आखिर हम एनर्जी को मापेंगे कैसे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी को मापने के लिए दो चीज है, एक क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा क्या है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है बाबू। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी को किस में माप सकते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में और किलो जूल पर मोल। ठीक है बाबू, चलिए तो आइए ये दोनों से, तो आप एक चीज और जानिए क्या बाबू, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर क्या होता है, लगभग 96.48 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, यदि आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है जिसे हम किलो जूल पर मोल में चेंज कर सकते हैं, यदि किलो जूल पर मोल में है तो इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एटम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 96.4 किलो जूल पर मोल कैसे होगा। ठीक है बाबू, बहुत आसान चीज है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 में क्या होता है, 10 के पावर -19 जूल होता है। ठीक है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख लेते हैं 1.602 गुने 10 के पावर -3 पर एटम है बाबू, तो एटम नीचे है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं क्या, एवोगाड्रो कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या एक मोल में कितने एटम होते हैं बाबू, 6.022 गुने 10 के पावर 23 एटम कितने का होता है बाबू, एक मोल में होता है। ठीक है, तो एक एटम में कितने मोल हो जाएंगे, 1 एवोगाड्रो कांस्टेंट वाला 6.022 गुने 10 के पावर 23।
ठीक है, एक एटम है, ठीक है। तो हम एक एटम के जगह पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1.602 गुने 10 के पावर -2 ठीक है, पर एटम ना। तो एक एटम कितना होता है 1/6.022 गुने 30 मोल ना, तो 1 बाई इसको कर दीजिए 2 गुने 10 के पावर 23 मोल इसमें नीचे। अब आगे देखें इसका कैलकुलेशन आगे कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको यदि गुना कीजिएगा तो लगभग आ जाता है 96.44 गुना, तो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कितना आता है। 96,472.44 जूल पर मोल, ठीक है बाबू। कितना आ गया 96,472.44 जूल 44 जूल पर मोल आ गया, ठीक है बाबू। तब इसमें हम क्या कर देते हैं, किलो जल पर मोल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेंगे तो देख लीजिए। एक चीज और आप जानते हैं क्या, 1 किलो जूल में क्या होता है 1000 जूल होता है, ठीक है। तो जूल पर मोल है ना, इसे 1000 में डिवाइड कर देंगे। 1000 से जैसे ही आप डिवाइड कर दिएगा तो क्या हो जाएगा 96.472 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसे 96.472 को ही क्या लिख सकते हैं 96.48 किलो जूल पर, ठीक है बाबू। चलिए ये तो हो गया क्या कि आखिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को मापेंगे कैसे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठेगा कि आखिर किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ग्रुप और पीरियड के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप और पीरियड क्या हो जाता है, ग्रुप जो हो जाता है क्या हो जाता है बाबू, नीचे का जो हो जाता है ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और ऊपर का जो क्या हो जाता है पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो क्या करता है इंक्रीज करता है, ठीक है। किसमें पीरियड में क्या करता है इंक्रीज करता है, ठीक है। और ग्रुप में क्या करता है डिक्रीज करता है, ठीक है। यदि क्या कहते हैं यदि लेफ्ट टू राइट यदि जाए हम किसमें पीरियड में तो क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। और ग्रुप में यदि ऊपर से नीचे आए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इसका हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं, क्या यदि दाएं से यदि बाएं आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। और यदि नीचे से ऊपर जाए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं। और इस चार्ट में कुछ कुछ एक्सेप्शनल टर्म आ रहे हैं जिसमें जैसे बी और बी आ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है, जिसमें क्या है बी का वैल्यू क्या है बाबू, सॉरी बी का आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग 800 है, सॉरी लगभग 900 है, ठीक है। और मगर बोरोन का जो इसके नेक्स्ट में है उसका लगभग क्या है बाबू 800 है, ठीक है। चलिए ध्यान पर देखिए इसका बड़ा है ना मगर सॉरी इसका बड़ा है, ठीक है। इसका क्या है छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है एक्सेप्शनल रूल, एक्सेप्शनल रूल नहीं है। इस रूल को और क्या होगा काहे ये है इसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा डिक्रीज, ठीक है। और बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। अब आइए देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किस किस चीज पर डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स किस पर करता है बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करेगा साइज पर हो जाएगा, ठीक है। तो साइज पर क्या मैटर करता है ताकि तो साइज को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है कोई एटम का रेडियस है, ठीक है। एक और न्यूक्लियस है, एक क्या है एक और एटम का रेडियस है, ठीक है।
तो इसमें रेडियस किसका है बड़ा, इसका बड़ा है ना, माने इसे ए नाम दे दे, इसे क्या नाम दे दे, बी नाम दे दे। ठीक है बाबू, तो यदि रेडियस बड़ा है, ठीक है, तो एक मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं। क्या, कोई एक मैग्नेट है यार, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या इसका चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है बाबू। तो इलेक्ट्रॉन को यदि हम बाहर निकालना है, ठीक है, तो जितना छोटा, जिसका जितना छोटा रेडियस होगा उतना ही कस के ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहेगा। ठीक है, इसका छोटा रेडियस है बी का। ठीक है, तो न्यूक्लियस को क्या है यार, जोर से पकड़ा हुआ है। ठीक है, यदि जोर से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो एनर्जी हमें इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर टू इसका साइज ज्यादा बड़ा है ना बाबू। ठीक है, इसका साइज यदि ज्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस से दूर होगा, इसे हम आसानी से आयोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो जाएगा, तो साइज जो है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो साइज के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, साइज के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है बाबू, चलिए आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं चार्ज पर। सेकंड क्या है, चार्ज। ठीक है, ये माने की न्यूक्लियस है, ये भी है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए, तो इस न्यूक्लियस में माने कितना चार्ज है, 10 चार्ज है, 10 प्लस चार्ज है। इस पर कितना चार्ज है, 7 चार्ज है। ठीक है, तो अब देखिए, माने कि यह भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो 10 जो मिल करके है, यदि किसी पर यदि ज्यादा चार्ज है तो प्लस यदि ज्यादा है तो माइनस को क्या करेगा, वो ज्यादा तेजी से खींचेगा। यदि कंपेयर टू क्या, जिसका पर चार्ज कम रहेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, वो धीरे धीरे खींचेगा, कंपेयर टू किसके, 10 के अलावा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी है तो चार्ज की क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, यदि क्या है, यदि आयोनाइजेशन एनर्जी, यदि चार्ज जैसे बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, और यदि साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का हुआ घटेगा। ठीक है, चलिए, ऐसा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में प्रूफ अथी भी देख लिया क्या, कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, सॉरी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, रेडियस बढ़ते जाता है। ठीक है, तो रेडियस जैसे ही बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, यही चीज है। अब तीसरा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो जो कंफ्यूजन और बीजिट है उसको हम देख लेते हैं। ये क्या है, बेरिलियम है, ये है बोरोन, ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 ना, तो 1s2 2s2, और इसका क्या हो जाता है, 5 ना, 1s2 2s2 2 भी। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह के होते हैं। क्या बाबू, एक हो जाता है स्टेबल और एक क्या हो जाता है, नॉन स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, स्टेबल उसे कहते हैं जिसका जो भी लास्ट है, मतलब क्या है, या तो हाफ फिल होना चाहिए या क्या हो, फुल फिल हो। ठीक है, या हाफ फिल हो या क्या हो, फुल फिल हो। दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दृष्टिकोण से हम क्या कहते हैं, स्टेबल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है, लास्ट। ठीक है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि क्या कि कौन स्टेबल होगा। जैसे स्टेबल से भी हम चले, यदि कोई आराम से आदमी कोई मूवी देख रहा है, या कोई मान लीजिए कि आपको फ्रंट रो सीट मिल गया, कोई प्रोग्राम या कोई भी चल रहा है। ठीक है, यदि आपको कहे कि आप नहीं आगे से पीछे चल जाए, क्या आप इजिली जा पाएंगे, जब तक आपको कान पर 4 थप्पड़ कोई मारेगा। ठीक है, तो ही केस इसमें भी है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम यदि स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन छीनना क्या है, बहुत मुश्किल है, कंपेयर टू जो हाफ फिल या फुल फिल नहीं है। ठीक है, तो हाफ फिल करने का मतलब क्या है, ऐसे एस कैपिटल में ज्यादा तो जनरली यूज होगा नहीं। ठीक है, तो आगे पी के टर्म में, तो पी हाफ फिल मतलब क्या है, 3 हो, डी क्या हो, 5 हो, और एफ तो जानते हैं ऐसे तो एफ का यूज होता नहीं, मगर एफ का हो 7 हो। फुल फिल में क्या हो, पी क्या हो 6 हो, डी क्या हो 10 हो, एफ पर क्या हो 14 हो। ठीक है बाबू, आइए देखिए, तो इसी रीजन से आप लोग देख रहे हो कि इनर्ट गैस होगा या जितने भी निष्क्रिय गैस हैं उन सब का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है,
ज्यादा है। ठीक है, क्यों है क्या? क्योंकि वो स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना क्या है, वो बहुत कठिन काम है। अब आइए इस पर देखिए, इसका क्या है तो 1:2 ना, और इसका क्या है 1:2 ठीक है। तीन दोनों में स्टेबल कौन है? यहाँ देखिए, एस इसका फुल है ना, है यहाँ पर देखिए, पी इसका न हाफ है न फुल है। ठीक है, न तो हाफ पी इसका फुल है, न तो फुल पी फुल है। इसमें तो पी है ही नहीं, इसको तो मिस ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में स्टेबल एलिमेंट कौन हो गया? बी न हो गया। ठीक है, तो आप लोग बी को देखते होंगे क्या, तो आयनाइजेशन एनर्जी 900 के लगभग है, और इसका क्या है 800 के लगभग है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाता है साफ ना 1:2p3, और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है 1:2p4। तो हाफ इसमें कौन है 2p3 ना हाफ है बाबू। ठीक है, तो 2p3 है हाफ, तो इसका भी क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का क्या होगा ज्यादा, इसका लगभग 1400 है, और ऑक्सीजन का लगभग कितना है 1300। ठीक है बाबू। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कैसे हम निकालेंगे, इसके ऊपर क्या फैक्टर है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको आयनाइजेशन एनर्जी में कोई